गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ कहूँ, आप लोग ये वीडियो देखिए। This school in Assam does not accept money as fees. Instead, you have to pay a heavy fee of 25 plastic bottles every week. Let me explain. It all started when Parmita and Mazin noticed two problems in their neighborhood. Too much trash and illiteracy. To solve both problems, they built this breathtaking school in the heart of Assam, where children can study for free if they collect plastic bottles every week. And that plastic is used to make bricks, roads, and even toilets. That's not it. The older students teach the younger ones. While the older ones earn money by teaching, the younger students learn languages, plastic recycling, carpentry, gardening, and more. This school is educating Hundreds of students from rural Assam, and they are so happy that the school has a 0% dropout rate. दोस्तों, वीडियो देख के तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक स्कूल है असम में, और इस स्कूल को बनाने वाले कौन है? तो सबसे पहले तो उनके लिए सलाम। इनका नाम है माजिन और इनका नाम है परमिता। ये एक कपल है। इन दोनों ने एक ऐसा स्कूल बनाया है जहाँ पे आपको फीस नहीं देनी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको हर हफ्ते 25 प्लास्टिक की बॉटल लानी है, बस इतना ही करना है, हर हफ्ते लानी है। और इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आपको क्रिएटिविटी भी सिखाई जाती है कि ये जो प्लास्टिक की बोतल आप ला रहे हैं उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ईंट बनाने में कर सकते हैं, टॉयलेट बनाने में कर सकते हैं, रोड बनाने में कर सकते हैं। कोई और क्रिएटिविटी है जैसे इसको सजाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा वहाँ पे कारपेंट्री भी सिखाई जाती है, सिलाई भी सिखाई जाती है, गार्डनिंग भी सिखाई जाती है। तो सोचिए दोस्तों, ये स्कूल है कि एकदम एक तरीके से कह सकते हैं खेलने की जगह, खेलने कूदने की जगह, सीखने की जगह है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि 0% ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि जितने भी बच्चे ने नाम लिखवाया सब के सब पढ़ने जाते हैं। एक भी बच्चे ने वहाँ से अपना नाम कट नहीं कराया, एक भी बच्चा स्कूल ड्रॉप नहीं करता है। अब सोच के देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है। और फिर ऐसा स्कूल होगा तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा यार। सामान्यतः हमारे स्कूलों में क्या होता है कि हमें थ्योरी पढ़ा दी जाती है कि चलो ये है थ्योरी, रट लो। उसके बाद फिर क्या है, उसका प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा कुछ पता नहीं है, उसका यूज कहाँ पे होगा ये नहीं बताया जाता है, कैसे यूज होगा ये नहीं सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है, सिर्फ थ्योरी बता दी जाती है। अब एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है आप लोग को, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि खराब चीज़ों को कैसे यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक बॉटल जो आज के समय में हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है, उसका कैसे यूज किया जाए कि पर्यावरण देखिए एक तरीके से ना पढ़ाई भी हो रही, शिक्षा भी मिल रही है और पर्यावरण से हम यहाँ पे निपट भी पा रहे हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उससे भी, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। सलाम यार एक ऐसे कपल को जिन्होंने ये चीज़ की है। अच्छा, इनके दिमाग में चीज़ आई कैसे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि सोए थे फिर अचानक से आई कि चलो ऐसा करते हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज़ ऐसा है क्योंकि जो इनके पड़ोसी हैं वो बेचारे साक्षर नहीं थे, और खास करके एक ट्विन थे यानी कि जुड़वा थे। तो उनको इन्होंने देखा, बच्चे थे, कि यार ये लोग पढ़ने नहीं जाते इस उम्र में, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो बातचीत करने के बाद इनको ये पता चला ना कि बच्चे इसलिए पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और बच्चों के एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तब इनके दिमाग में ये चीज़ है, क्यों ना हम एक ऐसा स्कूल बनाएं जहाँ पे फीस ही ना ली जाए, जहाँ पे बच्चों को फीस ना देनी पड़े, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ हम उनसे लें जो कि एकदम नॉर्मली इजी वे में अवेलेबल हो जाए, जो कि बच्चा ला सके आसानी से, और उसके बदले में हम उनको एजुकेशन दे दें। तो उन्होंने ये सोचा कि यार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो फिर उन्होंने प्लास्टिक बॉटल के ऊपर ध्यान दिया। अब जब प्लास्टिक बॉटल लेकर के आते हैं बच्चे, और ऐसा नहीं कि प्लास्टिक बॉटल ये अपने घर पे रखते हैं, कबाड़ नहीं बनाते, ठीक है, उसको यूज करना सिखाते हैं कि देखिए प्लास्टिक बॉटल को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इसको कैसे कैसे क्रिएटिविटी लाई जा सकती है इसमें, जैसे डाइक्राफ्ट हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं। तो अच्छा स्कूल है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कूल है। एक सलाम तो इनके लिए बनता ही है। आप लोग का क्या विचार है दोस्तों इस स्कूल के बारे में? चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। तो बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की। ये प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार, सम्मान को व्यवहार में लाना, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो एसडीजी रखा गया है, एसडीजी 1 ही नो पॉवर्टी की बात करता है, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, इसकी बात करता है। और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि जो गरीबी है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। और ये चीज़ आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि जो बेचारे गरीब हैं ना, उनके पास खाने के लिए कुछ है ना, सोने के लिए कुछ है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब जिनके पास गरीबी है, जिनके पास पैसा नहीं, फिर उनके कहाँ से आप पोषण की बात करोगे, कैसे आप उनके शिक्षा की बात करोगे, कैसे स्वास्थ्य की बात करोगे। उनके लिए तो 2 वक्त का खाना मिल जाए, कैसे भी पेट भर जाए, बस वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए SDG 1 में सबसे पहले गरीबी को रखा गया, क्योंकि जब गरीबी समाप्त हो जाएगी तो अपने आप शिक्षा के ऊपर लोग फोकस करेंगे, अपने आप स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करेंगे, खाना पीना उनको अच्छा मिलेगा, पोषण स्वास्थ्य मिलेगा, सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। कहते हैं ना कि गरीबी पाप है। अगर कोई गरीब व्यक्ति ना, तो हर कोई उससे अपनी नजरें चुराता है, हर कोई उनसे भागता हुआ बचता है, कोई भी उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहता, कोई भी उनसे बातचीत करना नहीं चाहता। तो इसलिए कहा जाता है, और एक स्टेटमेंट ये भी है कि आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा गलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डेंगू है,
डेंगू के बारे में बात की जा रही है कि ये आज तक एक पैटर्न फॉलो करता था, लेकिन इस बार इसने पैटर्न को तोड़ दिया है। मतलब ये भी इसको थक गया था कि भैया बार बार वही चीज़ मैं करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, अब कुछ नया करके देखते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना, हमें भी बच के रहना चाहिए। एग्जाम की तैयारी तो तभी होगी ना जब हम खुद बच के रहेंगे, जब हम सेफ रहेंगे तभी तो एग्जाम की तैयारी करेंगे, तभी तो एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इन सबसे बच कर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। तो चलिए इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं हम उसके बारे में देखते हैं। वैसे अभी आपने देखा होगा कि शुभमन गिल जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, इनको भी हो गया था डेंगू। तो चलिए हम देखते हैं डेंगू के बारे में क्या बातें की जा रही है इस आर्टिकल में। बात की जा रही है इस साल 17 सितंबर तक भारत में डेंगू के करीब 95,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भैया 17 सितंबर तक 95,000 मामले डेंगू के। तथ्य है कि मामले का बोझ कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये असामान्य रूप से फैला हुआ है। बात करें सामान्य तौर पर डेंगू भारत में एक पैटर्न का पालन करता है, जहां एक क्षेत्र में एक वर्ष में असमान रूप से उच्च मामले का बोझ होता है, उसके बाद अगले वर्ष दूसरे क्षेत्र में। यानी एक बार ये मान लीजिए उत्तर भारत में आता है तो फिर ये दक्षिण भारत में चला जाता है। कहते हैं यार उत्तर भारत वालों हो गया एक साल, अब तुम लोग परेशान हो लिए ना, अब चलो दक्षिण भारत वालों को परेशान करते हैं, क्योंकि बार बार मैं एक ही जगह पे नहीं आता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर के आता हूँ। इस वर्ष दक्षिण में केरल और कर्नाटक में सबसे अधिक मामले, प्रत्येक में 9,000 से अधिक दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम में महाराष्ट्र 8,496 मामले, पूर्व में उड़ीसा 6,563 मामले, में उत्तर प्रदेश 5,742 मामले हैं, उत्तर पूर्व में 5,604 मामले असम में देखने को मिले हैं। तो यानी इस बार इसने सबको समान रूप से प्रभावित किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उत्तर में भी फैला है, पूर्व में भी फैला है, पश्चिम में भी फैला है और दक्षिण में भी फैला है, सबको लेकर के चल रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहा है इस बार। अगर हम बात करें केस के बोझ के बारे में कि कहाँ पे कितना ज्यादा केस देखने को मिला है, तो तालिका 1A प्रत्येक वर्ष डेंगू के मामलों को बोझ को दिखाता है। 2008 से लेकर के 2023 के बीच भारत के मामले में एक राज्य की हिस्सेदारी को ये दिखाता है कि 2008 से लेकर के 2023 के बीच भारत के किस राज्य में कितना मामला देखने को मिला है डेंगू का। हालांकि इस तालिका को देखने का कोई मतलब है नहीं भैया, यहाँ पे आप देखिए इतने सारे राज्य दिए गए हैं, यहाँ पे ये यूटी है दिल्ली, और कितने ज्यादा मामले दिए गए और 2008 से लेकर के 2023 तक के मामले दिए गए। अब कितना कोई डेटा याद रखेगा, इतना थोड़ी ना होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वैसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई फिर भी देखना चाहता है चार्ट, किसी को लगता है कि मुझे चार्ट देखने में मजा आता है, तो बिल्कुल देखिए। वैसे तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसको डिस्कस करने चल ही रहे हैं, करेंगे ही उसको डिस्कस। उदाहरण के लिए 2008 में भारत के लगभग 55% मामले उत्तरी राज्यों पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में दर्ज किए गए थे। 2009 में लगभग 50% मामले पश्चिमी और मध्य राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए थे। वही चीज बात की जा रही है कि जो पैटर्न फॉलो करता था, तो पैटर्न ऐसा ही रहता था, कभी उत्तर भारत में, कभी मध्य भारत में, कभी पश्चिम भारत में, कभी पूर्व भारत में चला जाता था। लेकिन इस बार क्या किया, इसने पैटर्न को तोड़ दिया, इस बार सबको समान रूप से प्रभावित कर रहा है। 2015 में उत्तरी राज्य फिर से अधिक असंगत रूप से प्रभावित हुए थे। 2017 में 60% से अधिक मामले दक्षिण में दर्ज किए गए थे। 2022 में 29% मामलों के साथ पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इस साल 17 सितंबर तक ऐसा कोई क्षेत्र विशिष्ट पैटर्न सामने नहीं आया है। यानी 2008 से लेकर के 2022 तक अगर हम देखते हैं तो कभी पूरब को प्रभावित कर रहा है, कभी दक्षिण को, कभी पश्चिम को, और ये डेटा दिया है कि किस किस मामले कितने कितने प्रतिशत आए थे। लेकिन अभी तक 2023 में जो पैटर्न चल रहा है 17 सितंबर तक, तो ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है कि इस बार इस तरीके से कोई पैटर्न चल रहा हो कि हाँ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, दक्षिण भारत को करेगा, पूर्व भारत को या पश्चिम को या मध्य को। इस बार सबको प्रभावित कर रहा है, इस बार किसी को नहीं छोड़ रहा है। तालिका 1B 2008 और 2022 के बीच 15 साल की अवधि में राज्यवार डेंगू मामलों का बोझ दिखाती है। पश्चिम बंगाल में मामलों की सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज की गई, भारत के कुल मामलों का 11%। पश्चिम बंगाल में कितना दर्ज किया गया भारत के कुल मामलों को, तो 11%। इसके बाद किसका स्थान आता था, पंजाब का, इसमें 8.9%। उसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, इसमें 7.1%। तालिका 1A और 1B उन राज्यों को सूचीबद्ध नहीं करते जिन्होंने भारत के मामले के बोझ में कम हिस्सेदारी में योगदान दिया। यानी ऐसे राज्यों को या ऐसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जहाँ पे मामले कम थे, जिनको छोड़ा जा सकता था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। जहाँ पे ज्यादा मामले देखने को मिले बस उनको ही यहाँ पे ऐड किया गया। उदाहरण के लिए किसी भी वर्ष के दौरान कुल मामलों में गोवा की हिस्सेदारी 2% से अधिक नहीं हुई है, तो इसलिए इसको गोवा को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। तालिका 1B में इस अवधि में डेंगू से संबंधित मौतों की कुल संख्या सूचीबद्ध है। इस अवधि में सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र में 460 मौतें दर्ज की गई थी। उसके बाद किसका स्थान आता था, पंजाब का, इसमें कितनी 286 मौतें दर्ज की गई थी। फिर केरल का स्थान था, इसमें 273 मौतें दर्ज की गई थी। तालिका 1B में इस अवधि के दौरान प्रति 1 लाख डेंगू मामले में दर्ज की गई मौतों की सूची भी दी गई है। यह मीट्रिक राज्यों में निष्पक्ष तुलना की अनुमति देने के लिए मृत्यु आंकड़ों को समायोजित करता है। बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामले में सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य के मुकाबले अनुपातहीन रूप से उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है, जबकि 2008 और 2022 के बीच डेंगू के मामले में राज्य की हिस्सेदारी सिर्फ 0.7% थी।
प्रति 1 लाख मामलों में डेंगू से होने वाली मौतें 557 पर पहुंच गई, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यानी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेंगू के मामले हो रहे हैं ना, उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, लेकिन जो डेंगू से होने वाली मौत है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भैया राज्य में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, स्वास्थ्य सेवा सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसी तरीके से बात की जाए छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन आते हैं, तो हरियाणा होगा और मध्य प्रदेश। इनके यहाँ पे भी यही हाल है। हालांकि छत्तीसगढ़ की तुलना में इनके यहाँ पे केस कम थे, लेकिन यहाँ पे भी मृत्यु दर उच्च बनी हुई थी, मृत्यु दर अधिक बनी हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब और महाराष्ट्र के बारे में, तो यहाँ पे केस के मामले भी और यहाँ पे जो मृत्यु हो रही है उन दोनों के मामले जो औसत है उससे अधिक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात ने कम मृत्यु दर के साथ बीमारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया। हालांकि उनके मामले का बोझ अधिक है, बाकी राज्यों में मामलों का बोझ और मृत्यु दर दोनों अपेक्षाकृत कम थे। तो यहाँ पे ये बताया कि सावधान रहना है, ध्यान देना है। उपरोक्त विश्लेषण को सावधानी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में पंजीकृत मौतों में से केवल 22% ही चिकित्सीय रूप से प्रमाणित थी। यानी कि जितनी भी मौत हो रही है उसमें से 22% मौत के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट मिला था कि डेंगू की वजह से मौत हो रही है। इस मीट्रिक में व्यापक अंतर राज्य भिन्नताएं भी थी। अब वो तो जाहिर सी बात है ना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आंकड़ा भिन्न रहेगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 2020 में 43% मौतें चिकित्सीय रूप से प्रमाणित की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 12.6% मौतें प्रमाणित हुई और बिहार में केवल 3.4% मौतें प्रमाणित हुई। बाकी तो यहाँ पे इसे भटकते रहो, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाया जाता कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, किसकी वजह से मौत हुई, सारी चीजें उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मृत्यु हो गई नहीं, चलो ठीक है, उनका अंतिम दहन किया जाए, बाकी बात खत्म की जाए। इसलिए तमिलनाडु में डेंगू से होने वाली मौतों के आंकड़े बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से अधिक सटीक हैं। भैया किसी को चार्ट देखना है तो फिर से आप देख सकते हैं। ये रहा एक और चार्ट, यानी कि टेबल 2, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यार कभी कभी पीपीटी कुछ और ही उठा लेता है, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है ना, जैसे ये चीज़ जो की गई है, ये नेक्स्ट वाले यहाँ वाले पीपीटी पे शो करने लगता है, जबकि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा रहो तब भी। चलिए अब हम जान लेते हैं डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या बला है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। किसके द्वारा जनित होती है? तो मच्छर के द्वारा। और कैसी? तो उष्णकटिबंधीय बीमारी जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा होता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेंगू किसके द्वारा होता है? एडीज इजिप्टी के द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मच्छर चिकनगुनिया के, पीत ज्वर और जीका संक्रमण का भी वाहक है। यानी जो एडीज इजिप्टी है, और कौन कौन सी बीमारी फैलाती है? तो चिकनगुनिया हो गया, पीत ज्वर, येलो फीवर और जीका संक्रमण, इनको भी यही फैलाता है, एडीज इजिप्टी। डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है। डेन 1 हो गया, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 है। इसके लक्षण क्या है? तो अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डी जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द आदि। इसका निदान या उपचार कैसे किया जा सकता है? तो डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है। डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा नहीं है। डेंगू की स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार हाल के दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रतिवर्ष 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 9.6 करोड़ लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। NVBDCP भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारियों, जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया शामिल हैं, कि रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यानी ये जो 6 बीमारियों का नाम दिया गया ना, तो इनको रोकने के लिए यही सबसे बड़ी एजेंसी है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो ये परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है कि बैक्टीरिया का उपयोग करके डेंगू को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने हेतु वोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है। किससे? तो वोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित। अब कभी ये पूछ ले कि वोलबाचिया बैक्टीरिया का यूज कौन सी बीमारी से निपटने के लिए किया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि डेंगू से। इसकी विधि क्या है? यानी जो वोलबाचिया पद्धति है, जो वोलबाचिया बैक्टीरिया है, ये पद्धति ये कैसे काम करती है, इसकी विधि क्या है? तो वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों को वोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित कर उन्हें शहर में छोड़ दिया, जहां उन्होंने स्थानीय मच्छरों के साथ तब तक प्रजनन किया जब तक कि क्षेत्र के लगभग सभी मच्छरों के शरीर में वोलबाचिया बैक्टीरिया प्रविष्ट नहीं हो गया। इसे आबादी प्रतिस्पादन रणनीति कहा जाता है। 27 माह के अंत में शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में वोलबाचिया संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया था, वहां डेंगू की घटनाएं उन क्षेत्रों की तुलना में 77% कम थी जहां वोलबाचिया संक्रमित मच्छरों को नहीं छोड़ा गया था।
डेंगू के टीके के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके CYD TDV या डेंग वाक्सिया को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला डेंगू का पहला टीका था। डेंगवाक्सिया मूल रूप से एक जीवित डेंगू वायरस से निर्मित टीका है जिसे 9 से 16 वर्ष की आयु के उन लोगों को लगाया जाता है जिनमें पूर्व में डेंगू संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा जो स्थानिक स्तर पर रहते हैं। वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत की पहली डेंगू वैक्सीन विकसित की जा रही है। इसे पहले चरण के परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है। इस वैक्सीन का उत्पादन अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये था डेंगू के बारे में जानकारी कि डेंगू कैसे फैलता है, कौन सा मच्छर के द्वारा फैलता है और मच्छर जनित बीमारी है, इसका टीका क्या है और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और इसको यहाँ पे ये देखा गया कि कैसे पैटर्न फॉलो करता था और इस बार कैसे इसने पैटर्न ब्रोक कर दिया है। दोस्तों वैसे तो हमने इसराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद उसके बारे में जानकारी ली थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक अलग व्यू हम देखने वाले हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागी गई इसराइल के ऊपर, उसके बाद भी ये देश खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है, उसके बाद भी ये सामने वाले अपने काउंटर पार्ट को अच्छे से निस्तो नाबूद कर रहा है, यानी उनके ऊपर हावी हो चुका है। तो ऐसी क्या वजह थी कि इसराइल के ऊपर 20,000 मिसाइलों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जबकि कोई अन्य देश होता तो अब तक शायद वो तबाह हो चुका था, उसके नाम निशान मिट चुके होते। तो इसराइल के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भैया जो अभी तक इसराइल सर्वाइव कर रहा है, और ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि सामने वाले की वाट भी लगा रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली उस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम। ये आयरन डोम क्या है? तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जो मिसाइल इनके यहाँ पे मारे जा रहे थे ना 5,000 मिसाइलें, इनको ये हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया था, इनको हवा में ही तोड़ दे रहा था, इनको कहीं और फेंक दे रहा था, यानी ये अपने देश पे गिरने नहीं दे रहा था। तो इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं आयरन डोम के बारे में। और इसी तरीके से हमारे पास भी एक डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम है S-400। तो हम दोनों के बारे में जानने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आप लोग को एक कोटेशन दिखाने वाला हूँ। उस कोटेशन को देखिए और उसको आप अपने आंसर राइटिंग में या फिर इससे में यूज कर सकते हैं। जहां भी युद्ध की बात की जाए वहां पे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है, ध्यान से सुनो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो ये हारुकी मुराकामी ने कहा था, ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है कि ध्यान से सुनो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो सभी युद्धों का अंत कर दे। और इस चीज को आप रिलेट करिएगा तो बहुत सही बात कही। जैसे आप देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, उसके बाद भी आए दिन कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहते हैं। रशिया यूक्रेन का मुद्दा ले लीजिए, फिर अब तो इसराइल फिलिस्तीन आ गया, सूडान का मुद्दा हो गया, इस तरीके से आप देखिएगा अर्मेनिया अजरबैजान का मुद्दा हो गया। मतलब ऐसे हजारों मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे जो लगातार कभी ना कभी चर्चा में रहे, चलते रहते हैं, युद्ध रुकता ही नहीं है। तो इन्होंने बहुत सही बात कही कि ऐसा कोई युद्ध ही नहीं है जो सभी युद्धों का अंत कर दे। और यहाँ पे एक और चीज आप रिलेट कर सकते हो कि आंख के बदले आंख सारी दुनिया को अंधा कर देगी, यानी अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करें। तो अगर कहीं एक क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो वहां पे उसको देखिए देखा हम भी चल रहे हैं युद्ध करने। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और न्यूज़ थी कि कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में, शायद 20 लोग के आसपास थे। पता नहीं मैंने वो न्यूज़ यहाँ पे लगाई है कि नहीं, अगर लगाई होगी तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे 20 लोग के आसपास थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फिलिस्तीन के समर्थन में, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ना क्योंकि फिर विदेश नीति पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो खैर वो अलग मुद्दा। चलिए हम देखते हैं इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कि भैया 5,000 मिसाइल कोई दाग रहा है उसके बाद भी तुम सेफ हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो ये कैसे हो चुका है उसके बारे में हम जानते हैं। आयरन डोम के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि बात की यार कम दूरी की है, कहाँ से? तो सतह से हवा में मार करने वाली क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायली लक्ष्यों पर लक्षित किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक और बेअसर करती हैं। इन सारी चीजों को आप रिलेट कर पाओगे तब जब पहले आप इसको देखिए। अरे यार पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं लिखता भी नहीं उसके बाद भी ये पीपीटी पे अपने आप लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। ये देखिए मैं कुछ नहीं लिखा हूं ना यहाँ पे, फिर भी ये चीज़ आ रही है। अब ये सही हो गई। तो पहले आप इस सिस्टम को देखिए और अगर यहाँ से नहीं समझ आए तो इस इमेज को देखिए। ये है इसराइल का आयरन डोम। भैया ये आ रही है मिसाइल, मान लीजिए फिलिस्तीन से मिसाइल आ रही है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तो पहले ये देखते हैं इनका जो एनिमी रॉकेट्स आ रहा है, इन्होंने मान लीजिए लॉन्च किया। इनका जो रडार सिस्टम है ये देखता है कि रॉकेट आ रहा है, क्या हमारे तरफ ही आ रहा है, उसकी सारी चीजें देखता है कि उसकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद इसको पता चलता है कि हमारी तरफ आ रहा है, तो जो कंट्रोल सिस्टम है इसको जानकारी भेज देता है रडार कि देखो कोई रॉकेट है जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे देश की तरफ गिरने जा रहा है। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है फिर भाई ये अपना काम शुरू कर देता है, ये देखता है कि अच्छा किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है। फिर जैसे इसको पता चल जाती है सारी चीजें, फिर ये क्या करता है, फिर ये जाता है भैया लॉन्चर के पास, लॉन्चर को बोलता है कि देख लो भैया ये आ रहा है, चलो अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, मार गिरा उसको। फिर लॉन्चर ओपन होता है और यहाँ से निकलती मिसाइल, और जो सामने से आ रही होती है एयर में ही, यानी कि हवा में ही उसको मार गिराती है, हवा में उसके असर को बेअसर कर देती है और अपने देश को सुरक्षित कर लेती है। तो ये पूरा सिस्टम चलता है, यानी पहले रडार ये देखेगा, डिटेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है वो देखेगा कि कैसे काम करना है, उसके बाद फिर किसका स्थान आता है, लॉन्चर का। फिर ये लॉन्च करता है, एक खुद की मिसाइल लॉन्च करता है और ये तोड़ ताड़ के फेंक देता है जो सामने से आ रही थी। इसीलिए 5,000 मिसाइलें दागी गई, उसके बाद भी इसराइल को कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो यही है आपका आयरन डोम।
यही शील्ड है, यही उसका रक्षा कवच है जिसकी वजह से वो बचा है। वरना 5,000 मिसाइलें किसी भी देश के ऊपर दागी जाती ना, तो वो देश का नाम निशान मिट जाता मैप से। तो ये रक्षा कवच है इसराइल का। इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार के साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी, जिसको आप ड्रोन कहते हैं आसान भाषा में, का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। यह दिन और रात सहित सभी मौसम स्थितियों में उपयोग करने में सक्षम है। इसे राज्य संचालित राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में तैनात किया गया था। राफेल 2000 से अधिक अवरोधन के साथ 90% से अधिक की सफलता दर का दावा करता है। हालांकि विशेषज्ञ सहमत है कि सफलता दर 80% से अधिक है। यानी ये लोग कहते हैं कि 90% से अधिक हमारी सफलता है, जबकि जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि 80% मान सकते हैं। 80% से अधिक है, लेकिन 90% से अधिक हम नहीं मान सकते। यह अप्रत्यक्ष और हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ तैनात और युद्धाभ्यास बलों, साथ ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और शहरी क्षेत्रों की रक्षा कर सकता है। इसके अव्यय क्या क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है? तो आयरन डोम में 3 मुख्य प्रणालियां हैं जो उस क्षेत्र पर ढाल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती हैं जहां इसे तैनात किया गया है। वही 3 प्रणालियां जो यहाँ पे हमने दिखाई है, ये 3 प्रणाली, 1 2 3। अब अच्छा, आप कहोगे कि यहाँ पे एक लिखा है, तो एक यहाँ पे ये लिखा है कि काम कैसे करता है, कि जब सामने वाला कोई मिसाइल दागेगा ना, तो ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे काम करता है। तो पहला प्रोसेस तो ये कि कोई मिसाइल इनकी तरफ आए तभी तो ये काम करेंगे। तो दूसरा प्रोसेस ये, तो कंपोनेंट अगर देखेंगे तो इसके 3 ही कंपोनेंट है, जैसे रडार सिस्टम हो गया, फिर कंट्रोल सिस्टम हो गया, फिर लॉन्चर, ये 3 ही इसके अव्यय है, कंपोनेंट है। वही बात कह रहे हैं, आयरन डोम में 3 मुख्य प्रणालियां, जैसे कि रडार, इसमें किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाने के लिए एक पहचान और ट्रैकिंग रडार है। उसके बाद फिर आता है हथियार नियंत्रण, इसमें युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली बीएमसी है। फिर स्थान आता है मिसाइल फायर का, ये भाई साहब इसका स्थान आता है फिर जो उठा के फेंकता है। इसमें बात की, अरे अरे यार, पता नहीं क्या सिस्टम अपने से लिखा जा रहे हैं। मिसाइल फायर का स्थान था, इसमें मिसाइल फायरिंग यूनिट भी है। बीएमसी मूल रूप से रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच संबंध स्थापित करती है। यानी जो ये बीएमसी बीच वाला है ना, ये रडार जो हो गया, ये बताता है कि भैया देख लो ये चीज आ रही है, अब मैंने बता दिया, मेरा काम हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। फिर यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, जो लॉन्चर है, फिर ये इसको बताते हैं। यानी बीच में कौन है, ये मीडिएटर है, ये जो यहाँ से इससे जानकारी लेता है और इसको जानकारी देता है ताकि तुम लॉन्च कर सको। ये तो हमने इसराइल के बारे में बात कर ली, इसराइल के पास आयरन डोम है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, क्या हमने भी इस तरीके से कोई सुरक्षा कर रखी है, या फिर हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, या फिर हमारे ऊपर कोई मिसाइल लाएगा तो हम चुप मार के बैठे रह जाएंगे, या फिर हमारा देश नस्त नाबूद हो जाएगा? तो हमारे पास भी है, ऐसा थोड़ी ना कि हम चुप मार के बैठे रहेंगे। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम, उसका नाम है S-400 ट्रैम्प। और भैया ये जो इजराइल वाला आयरन डोम है ना, उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये। और इसी को लेकर के यूएसए से हमारा विवाद हो गया था कि यूएसए कह रहा था कि हमारा सिस्टम खरीदो, यानी कि आयरन डोम खरीदो, क्योंकि आप लोग को पता है बैकग्राउंड में इसराइल को सपोर्ट करते हैं यूएसए। लेकिन हमने ये रसिया से खरीद लिया था S-400 सिस्टम, तो इसी को लेकर के यूएसए का मुंह फूल गया था। फिर हम कहाँ मानने वाले हैं, जैसा हमारा समय चल रहा है, तो मुंह फुला रहे तो जाओ फुलाओ, अब खुद आओगे हमारे पास। चलिए हम देखते हैं S-400 के बारे में। भारत के पास S-400 ट्रियम्फ है, जो 3 खतरों, रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल से भी निपटता है, लेकिन उनकी रेंज बहुत लंबी है। खतरों को खत्म करने के लिए इसमें बहुत बड़ा वायु रक्षा बुलबुला है। यह रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यानी इसको पृथ्वी पे लगाया जाता है भैया, लेकिन ये मारता कहाँ पे, तो ये हवा में जाकर के मारता है, हवा में ये काम खत्म करके चला आता है। सीमा एवं प्रभावशीलता के बारे में अगर हम बात करें S-400 की, तो यह प्रणाली 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 6 को एक साथ निशाना बना सकती है। तो ये अच्छी बात है ना कि 100 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर रही है और 6 को एक साथ मार के गिरा सकती है। पृथ्वी वायु रक्षा और उन्नत वायु रक्षा, इसमें ये जो कंपोनेंट है इसके, उसके बारे में अगर बात करें तो ये एक डबल स्तरीय प्रणाली है जिसमें 2 भूमि और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। अर्थात उच्च ऊंचाई अवरोधन के लिए पृथ्वी वायु रक्षा PAD मिसाइल और कम ऊंचाई अवरोधन के लिए उन्नत वायु रक्षा AAD मिसाइल। इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई ना उसके बारे में बताया, कौन कौन सी मिसाइल है, क्या क्या टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम इसकी श्रेणी के बारे में बात करेंगे तो 5,000 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम है। किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात की, पृथ्वी वायु रक्षा और उन्नत वायु रक्षा के बारे में। ये जो मिसाइल है ना, इनके बारे में बात की जा रही है। इस प्रणाली में प्रारंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग रडार के साथ कमांड और नियंत्रण पोस्ट का एक ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें अश्विन उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में, ये सब मिसाइलों के नाम दिए गए अश्विन। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत वायु रक्षा AAD इंटरसेप्टर मिसाइल भी है। यह कम ऊंचाई वाली सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उन्नत संस्करण है। मिसाइल में अपना स्वयं का मोबाइल लॉन्चर, अवरोधन के लिए सुरक्षित डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग और होमिंग क्षमताएं और परिष्कृत रडार भी है। अगर इसकी श्रेणी की हम बात करते हैं तो 21 श्रेणी तक आ सकती है। यह एक एंडो स्फेरिक पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर इंटरसेप्टर का उपयोग करता है, जो 60,000 से लेकर के 1 लाख फीट की अधिकतम ऊंचाई और 90 से लेकर के 125 मील के बीच की सीमा में
बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। दोस्तों इस आर्टिकल में बात किया है कि जो हिमालय क्षेत्र, जैसे आप ये देखिएगा, ये मैप जो है, फिर आप इस तरीके से देखिएगा, जो हिमालय वाला क्षेत्र पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है इसके लिए अलग समय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सारे देश में एक ही तरीके की चीजें लेके चली जा सके। जैसे बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए हिमालय वाला क्षेत्र हो गया और फिर एक तरफ दक्षिण भारत का क्षेत्र हो गया, एक तरफ राजस्थान हो गया, तो क्या सबके लिए एक ही जैसे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रखना जरूरी है? हिमालय वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, ये लोग अधिक संवेदनशील हैं। तो जब ये अधिक संवेदनशील हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इनके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाए, इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारे देश में एक ही तरीके का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लेकर के चलते हैं। अब बार बार एक शब्द आ रहा है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ये क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, आप नाम से देखिए पता चल रहा होगा, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। यानी अगर हम कोई परियोजना चालू करने जा रहे हैं, हम उद्योग लगाने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसका हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में जानकारी हासिल करना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहलाता है। एकदम नाम से देखिए ना, क्लियर है, पर्यावरण, इसका प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ेगा, फिर उसका मूल्यांकन करना, बस ये चीजें हैं। तो इस आर्टिकल में वही बात कह रहे कि जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र जो है, इसके लिए हमें अलग से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इसके पीछे की क्या वजह है, इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए, वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। अगर हम बात करें लेख के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो अक्टूबर की शुरुआत में सिक्किम में तीस्ता बांध का टूटना और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारा विकास मॉडल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, विशेषकर पहाड़ों में, कितना कहर बरपा रहा है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किसी भी महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास की योग्यता का आकलन करना अनिवार्य है। अभी शायद कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिक्किम में तीस्ता नदी पर जो बांध बना था वो टूट गया। उसके पहले सिक्किम में ही तीस्ता नदी को लेकर के वो जो लेक ब्रस्ट आउट फ्लड हुआ था, यानी कि जो हिमानी बाढ़ आई थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वही सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। बात की जा रही है कि EIA का आधार क्या होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि वही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बारे में। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन या EIA, इसी को आकलन या मूल्यांकन दोनों कहते हैं, ठीक है। कभी आपको कि आकलन आकलन की जगह आप मूल्यांकन मूल्यांकन कर रहे थे, तो वही बात है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किसी परियोजना के कार्यान्वयन से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो यूनिप के द्वारा। और यूनिप ने क्या बताया कि कोई परियोजना है, जब इसको हम परिचालित करने जाते हैं, संचालित करने जाते हैं, तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर और आर्थिक रूप से, इन तीनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तीनों पक्षों पर। इसी को कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या आकलन। यह उपकरण प्रस्तावित परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है, विभिन्न परिदृश्यों में सभी संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और विश्लेषण करता है। EIA उचित शमन रणनीतियां तय करने में भी मदद करता है। EIA प्रक्रिया के लिए व्यापक विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होगी और यह तभी परिणाम देगा जब इसे परियोजना के संबंध में सबसे उपयुक्त, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसलिए बेस लाइन डेटा, जिसके आधार पर भविष्य के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि किस बेस पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। भारत में EIA की शुरुआत 1976-77 में हुई, जब योजना आयोग ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया। बाद में उसे उन सभी परियोजनाओं के लिए बढ़ा दिया गया जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता थी। तब पर्यावरणीय मंजूरी सिर्फ केंद्र सरकार का प्रशासनिक निर्णय था, यानी सिर्फ केंद्र सरकार लेती थी। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे ये नहीं देखा जाता था क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर केंद्र सरकार ने NOC दे दिया तो वो फिर क्लियर हो जाता था। 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ निर्दिष्ट नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बनाने का वाली पहली EIA अधिसूचना जारी की। 1994 की अधिसूचना में EIA 2006 अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले 11 वर्षों में 12 संशोधन हुए थे। भाई हर वर्ष संशोधन हो रहा था इसमें। सॉरी फ्रेंड्स, लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इशू यार, बार बार देख रहे हैं ना, मतलब ऐसे करो तो ये अब सही हो गया। और जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाओ या ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये देखिए ये आ जा रहा है। तो सॉरी फ्रेंड, देखते हैं, मतलब कुछ इसको देखता हूँ मैं कि क्या इशू है यार। कुछ ना कुछ लगातार लगा ही रहा है नेगेटिव चीज। इतने सारे आर्टिकल डिस्कस करने थे, सबके सब इधर ही रह जाएंगे। देख रहे हैं, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, अपने आप ये सारी चीजें आ जा रही हैं इस पे। ऐसे पता चल, देख रहे हैं कि कितना सारा आर्टिकल डिस्कस करना था, ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, सारी चीजें, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हर किसी की लाइफ में। माफ करना दोस्तों, आज के लिए बार बार ऐसा नहीं होगा। ये रहा आप लोग के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन। यार दिमाग अपसेट हो जाता है जब इस तरीके का कुछ होता है। मतलब इतनी मेहनत करो, पढ़ो, उसके बाद फिर उसकी डिटेल इकट्ठा करो, और फिर जब पढ़ाने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ जब डिस्टर्बेंस हो जाती है तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है कि इतनी मेहनत करो उसके बाद पढ़ा भी नहीं पाओ सही से, क्या मतलब इन सारी चीज़ों का। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करना यार, देखते हैं इसको सही करेंगे, बार बार ऐसा नहीं होगा।
कभी कभार वो होता है जब वक्त खराब चल रहा है तो कुछ भी पॉसिबल है, माफ करिएगा उसके लिए यार। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करिए, इसको आंसर राइटिंग करिए और करिए ज़रूर। ऐसा नहीं कि मैं देखने के लिए देता हूँ। चाहे आप 5 शब्द लिखिए, चाहे 50 शब्द लिखिए, चाहे 150 शब्द लिखिए, चाहे 250 शब्द लिखिए। अच्छा, ये 150 शब्द वाला है, ठीक है, 10 अंक का है, लेकिन लिखिए ज़रूर। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखने आएगा भी नहीं। चाहे आपको कितना भी डेटा पता हो, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आप लिखते नहीं हो, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन वहीं धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े यूपीएससी के फील्ड में, बाबा पढ़े हैं एक से एक, लेकिन आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपना आंसर, किस तरीके से आप नंबर लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि 1750 नंबर आपके सिर्फ आंसर पे डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से अगर आपने आंसर नहीं लिखा तो फिर भैया सोच लीजिए, यही है जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, आप ही की नहीं, आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी। माफ़ करना दोस्तों, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में तो बहुत सारी गलती हो, क्योंकि दिमाग तो वहीं पे लगा हुआ था कि यार टेक्निकल इशू हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी कि दोबारा कभी ऐसा ना हो।